अच्छा बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे अब स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? आर्टिकल नंबर 168 से 212 तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आप शुरू से मैं थोड़ा सा आपको पहले फैक्ट बता देता हूँ, फिर बाद में मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो पहले देखिए इसमें क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर में क्या कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कहीं बाई कैमरल है कहीं सिंगल है, ठीक है ना। पहले 2018 तक तो 7 स्टेट थे जिसमें बाई कैमरल था। जैसे कौन कौन से? आंध्र प्रदेश था, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना और एक जम्मू कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर में नहीं है, ठीक है ना। तो और बाई कैमरल जहाँ पे सिस्टम होता है वहाँ क्या होता है? गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये तीनों मिलके क्या होते हैं? लेजिस्लेचर होते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे बाई कैमरल होता है तो उसमें ये आ जाएगा, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों आ जाएंगे। क्रिएटेड और एबलिश्ड इसको कौन कर सकता है? बाई पार्लियामेंट हो सकता है, ठीक है ना। इसका क्रिएट या एबलिश कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। लेकिन इसमें ये कंडीशन है, वो मैं भी आपको समझा देता हूँ। पहले फैक्ट आप लोग एक बार समझ लीजिए, ठीक है ना। और पासेज ए रेजुलेशन, ठीक है ना। टू थर्ड कोई भी रेजुलेशन पास होने के लिए क्या होता है? 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग और 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, 50% प्लस 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट क्रिटिसाइज। अब देखो कंपोजिशन ऑफ असेंबली क्या है, स्ट्रेंथ क्या है इसका, ठीक है ना। मैक्सिमम 500, मिनिमम 60 होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ केसेज में अलग है, मैं सब बताता हूँ आपको। नॉमिनेशन में क्या है कि एक मेंबर जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होता है, पहले ये 10 साल के लिए किया गया था, लेकिन 95 अमेंडमेंट से क्या कर दिया गया, इसको 2020 तक कर दिया गया है। टेरिटरी जो है मतलब ऐसा रेशियो बनाया गया है कि पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो हमेशा सेम रहता है किसी भी टेरिटरी के अंदर। अब रीएडजस्टमेंट क्या है? ये ज़्यादा कंपोजिशन ऑफ काउंसिल क्या है? 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली या मिनिमम 40 होना चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल जो कहा गया है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली क्या कहा गया? 500 और 60, इसमें 1/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ असेंबली और मिनिमम 40। ड्यूरेशन क्या है? स्टेट क्या तो 5 ही है, और डिजॉल्व एट एनी टाइम हो सकता है, और एक्सटेंड फॉर 1 ईयर इमरजेंसी के समय, और 6 महीने के लिए 6 में इमरजेंसी ख़त्म होने के 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है वो, ठीक है ना। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है? परमानेंट बॉडी 1/3 मेंबर रिजाइन आफ्टर एवरी 2 ईयर, ठीक है ना। इसका मतलब इसका टेनर कितना है? 6 ईयर का है। क्वालिफिकेशन क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है ना। 25 साल 30 साल, 25 साल इन केस ऑफ असेंबली और 30 साल इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अदर क्वालिफिकेशन है उसमें, ठीक है ना। तो वो सब मैं और डिटेल में आपको समझाता हूँ। अभी मैं फैक्ट जो समझा रहा हूँ, ठीक है ना। बिल पास, बिल लैप्स, ये सब कुछ मैं आपको फैक्ट अच्छी तरह समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका मैंने ब्रीफ में पूरा कवर कर दिया, इतना ही इसके अंदर है। अब देखिए एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कहाँ है आर्टिकल? स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो कहाँ पे है? आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि कौन कौन से हैं बाई कैमरल, कहाँ कहाँ मैंने बताया आपको। एक तो आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, जम्मू कश्मीर भी पहले था लेकिन अब नहीं है, ठीक है ना। और अब देखिए स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो क्या किससे मिलके बनता है? उसमें गवर्नर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ बाई कैमरल होगा, और गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ यूनी कैमरल लेजिस्लेचर होगा, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कहा जाता है? लोअर हाउस कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कहा जाता है? अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन कैसे हो सकता है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये कौन क्रिएट कर सकता है? पार्लियामेंट कैन क्रिएट बेस्ड ऑन इसमें, लेकिन इससे रेजुलेशन कौन पास करेगा? बेस्ड ऑन द रेजुलेशन पास्ड बाई, ठीक है ना। कौन पास करता है? बेस्ड ऑन द रेजुलेशन पास्ड बाय द कंसर्न स्टेट। लेकिन ये रेजुलेशन कैसे पास्ड होगा? सच ए रेजुलेशन मस्ट बी पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ द हाउस, बाय मेजोरिटी ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। मतलब ये मेजोरिटी से भी पास होनी चाहिए, और मतलब कि 50 मेंबर्स 50% तो होना ही चाहिए। मान लीजिए 400 सीट है तो 200 सीट तो होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि 300 लोग आए हुए हैं तो 2/3 का मतलब कितना है कि 200 सीट, उसमें भी 200 लोगों की वोटिंग फेवर में होनी चाहिए, तभी ये ये क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन कराने के पीछे के बहुत सारे रीज़न है, वो मैं भी अच्छे से आपको समझा देता हूँ। आगे देखिए
कंपोजिशन देखिए क्या है। सबसे पहले स्टेट असेंबली में देखिए इसमें क्या कहा गया कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 500 मेंबर्स हो सकते हैं। ये तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है कंपोजिशन में, ठीक है ना। इसमें इसके मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से इलेक्ट होते हैं। मैक्सिमम नंबर कितना फिक्स किया गया है, 500, और मिनिमम फिक्स किया गया कितना, 60। लेकिन 3 राज्य ऐसे हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, सिक्किम होगा, जहाँ इसकी सीट कितनी है, 30 है, ठीक है ना। उसके बाद से 2 राज्य है, एक मिजोरम, दूसरा नागालैंड, जहाँ पे कितनी है सीट, 40 एंड 46 है, ठीक है। उसके बाद से नॉमिनेटेड मेंबर्स, इसमें क्या होता है कि गवर्नर जैसे प्रेसिडेंट जो होता है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, उसी तरह इसमें क्या होता है कि गवर्नर जो होता है, गवर्नर एक मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नॉमिनेट करता है। क्या करता है, एक मेंबर जो होता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नॉमिनेट करता है। उसके बाद से देखिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, तो जो स्टेट्स को है वो इस तरह बाइफरकेट किया जाता है द स्टेट्स की द रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स इज ऑलवेज सेम, एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी इज ऑलवेज सेम। ऐसे बाइफरकेट किया जाता है यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ठीक है ना। अब क्या है, रिप्रेजेंटेशन आफ्टर ई सेंसस। देखिए पहले क्या था कि पहले इसको इस केस में क्या था कि हर 10 साल में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट बढ़ती थी, लेकिन 42nd अमेंडमेंट 1976 में क्या कर दिया गया कि नंबर ऑफ़ असेंबली जो सीट्स थी वो 2000 तक फिक्स कर दी गई थी, 2000 तक। और फिर 2000 में क्या हुआ, 84th अमेंडमेंट आया, 84th अमेंडमेंट आया 2001 में। अब ये क्या है कि किसी भी असेंबली की सीट 2026 तक क्या कर दी गई हैं, फिक्स कर दी गई हैं, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ 2001, ठीक है ना। 2001 में बाय 84th अमेंडमेंट एक्ट क्या कर दिया गया कि असेंबली की सीट जो है फिक्स कर दी गई है, मतलब कोई भी आगे बढ़ा नहीं सकता। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC/ST, रिजर्वेशन ऑफ सीट SC/ST में क्या है, इसमें देखिए 95th अमेंडमेंट, मतलब हर स्टेट में, हर असेंबली में रिजर्वेशन की जाती है सीट्स फॉर SC/ST बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, ये तो ओरिजिनली में 10 ईयर्स के लिए 1960 तक ही किया गया था, लेकिन हर 10 साल में फिर इसको एक्सटेंड किया गया। अभी क्या है, 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2009 से इसको 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया, 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2009 से। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल क्या होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें क्या 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मैक्सिमम हो सकते हैं, और 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरा क्या है, और मिनिमम कितना स्ट्रेंथ हो सकता है, 40 हो सकता है। मिनिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है, 40 हो सकता है, ठीक है ना। मैनर ऑफ इलेक्शन, इसके मैनर ऑफ इलेक्शन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है, मतलब इंपॉर्टेंट है ये। लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखिए 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो लोकल बॉडी से आते हैं, म्यूनसिपैलिटी वगैरह से आते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह से आते हैं। उसके बाद से क्या है, 1/12 ऑफ द मेंबर ऑफ ग्रेजुएट ऑफ 3 ईयर ऑफ कंसर्न ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रेजुएट्स ऑफ 3 ईयर्स स्टैंडिंग विथ एंड रिसाइडिंग विथ इन द स्टेट। 1/12 क्या होते हैं, टीचर होते हैं वो, टीचर स्टैंडिंग इन द स्टेट, लेकिन उनका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब सेकेंडरी लेवल के टीचर होने चाहिए, ठीक है। 1/3 मेंबर्स फिर से होते हैं क्या है, आर इलेक्टेड बाई आर 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। मतलब ये क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनको 1/3 ऑफ मेंबर को क्या करती है, ऑफ द स्टेट फ्रॉम अमॉन्ग्स द पर्सन हु आर नॉट मेंबर ऑफ द असेंबली, ठीक है ना। और उसके बाद से 1/6 ऑफ द मेंबर क्या होता है कि गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, कहाँ से, साइंस हो गया, आर्ट हो गया, सोशल साइंस हो गया, उसके बाद से लिटरेचर हो गया, उसके बाद से कोऑपरेटिव वगैरह से करते हैं। तो 5/6 ऑफ द मेंबर क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, और इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और 1/6 ऑफ द मेंबर क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है ना। ड्यूरेशन ऑफ असेंबली, देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल तो क्या परमानेंट बॉडी है, ये कभी डिजॉल्व नहीं होती, लेकिन ये टेनर ऑफ असेंबली जो होती है ये 5 ईयर्स होती है। नॉर्मल टेनर क्या है, 5 ईयर है, लेकिन इससे पहले भी अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है तो इससे पहले भी क्या कर सकता है, गवर्नर इसको डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। टर्म ऑफ असेंबली को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, कैसे, इमरजेंसी के समय इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि एक्सटेंशन कैन नॉट बी कंटिन्यू बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी एज कीज टू ऑपरेट। मतलब इमरजेंसी अगर ख़त्म हो गया तो उसके 6 महीने बाद तक एक्सटेंशन नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना।
उसके 6 महीने बाद से ज़्यादा। ड्यूरेशन ऑफ काउंसिल बताया मैंने, परमानेंट बॉडी 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स। इसका मतलब हर एक मेंबर यहाँ पे 6 ईयर्स के लिए यहाँ पे मेंबर बना रहता है। क्वालिफिकेशन ऑफ देखिए क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद से लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में 30 ईयर्स का ऐसे कम नहीं है चलना चाहिए, और 30 ईयर्स मस्ट नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स। और लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली के केस में 25 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए। और वो और भी क्वालिफिकेशन यूज़ करना चाहिए जो क्या कहते हैं कि जो पार्लियामेंट ने अलग प्रेस्क्राइब कर रखा है। देखिए और क्या क्या कुछ कर रखा है, तो इसमें पार्लियामेंट ने कह रखा है कि अगर किसी आदमी को लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होना है तो वो इसी कंस्टिट्यूएंसी का इलेक्टरेट भी होना चाहिए, ठीक है ना। मस्ट बी इलेक्टोरल ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट। उसके बाद अगर किसी को लेजिस्लेटिव असेंबली का भी होना है तो उसी का कंसर्न स्टेट का इलेक्ट्रल क्या होना चाहिए, मस्ट बी इलेक्ट्रल फॉर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट। डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड देखिए, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद से और क्या है, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ही इज़ नॉट ए अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। और उसके बाद से क्या है कि क्या अनसाउंड माइंड का किसी कोर्ट द्वारा नहीं डिक्लेयर होना चाहिए। ही मस्ट नॉट हैव लेफ्ट द सिटीजनशिप, ही मस्ट नॉट हैव टेकन द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री एंड लेफ्ट द सिटीजनशिप, acquired the he must not have voluntarily left the citizenship of India and acquired the citizenship of any other country। उसके बाद से क्या है कि और भी है ग्राउंड पीपल रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 में क्या है कि आप मतलब कहीं आप गिल्टी नहीं होने चाहिए कि कुछ इलेक्शन वायलेशन या करप्शन प्रैक्टिस इलेक्शन के समय। दूसरा नंबर क्या है कि आप कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर और मोर, ठीक है ना। और तीसरा उसके बाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी कंपनी में कि कहीं पे भी डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे होना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 25% शेयर होल्डिंग है, ठीक है ना। और आप मतलब ड्यूरिंग गवर्नमेंट सर्विस आपको डिसमिस्ड नहीं होना चाहिए ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट, ऐसे केसेज में आपका नहीं हो सकता है, ठीक है ना। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है मेंबर्स का ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन, ये कौन डिसाइड करता है, चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर ये डिसाइड करते हैं। ये जो होता है ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ 10 शेड्यूल। ये कौन डिसाइड करता है, चेयरमैन कहता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्पीकर करता है लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में, ठीक है ना। और ये है क्या है कि डिसीजन ऑफ चेयरमैन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू भी होता है। वो तो इन्फॉर्मेशन इनको गवर्नर या कोई उसके रिप्रेजेंटेटिव दिला सकता है। वेकेशन ऑफ सीट्स कब होता है, ठीक है, अगर आपने डबल मेंबरशिप ले लिया हुआ है, डिस्क्वालीफाई हो गया हो, रिजाइन कर दिया हो, एब्सेंस हो, तो इन सब केसेज पे वेकेशन ऑफ सीट हो जाता है। डबल मेंबरशिप की अगर दोनों में से किसी हाउस के आप मेंबर दोनों में से एक साथ साइमल्टेनियसली किसी हाउस के मेंबर बन गए हो तो क्या होगा कि इफ़ ए पर्सन इलेक्टेड बोथ द हाउस ही सीट इन द अदर हाउस फॉल्स वैकेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ ऑफ द कोर्ट, ठीक है ना। डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो, इफ़ ए मेंबर ऑफ स्टेट डिस्क्वालीफाइड ही सीट बिकम वैकेंट, रिजाइन कर दिया हो आपने, अपना रिजाइनेशन स्पीकर या चेयरमैन को दे दिया हो आपने, एब्सेंस हो, ए हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ मेंबर वैकेंट इफ ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ प्रोसीडिंग विदाउट परमिशन फॉर 60 डेज। 60 डेज तक आपने क्या किया है, नहीं रहा। स्पीकर ऑफ असेंबली के देखिए पावर क्या है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। हाउएवर ही वैकेट्स हिज ऑफिस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 केसेज, किन किन केसेज में वो वैकेट करता है, अगर वो मेंबर ही नहीं है उसका, रिजाइन कर ले वो डिप्टी स्पीकर के पास और उसको रिमूव कर दिया गया बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है ना। अब देखिए पावर क्या क्या है, ही मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम इन द ऑफिस, ही मेंटेन्स डेकोरम ऑर्डर एंड डेकोरम इन द असेंबली फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एंड रेगुलेटिंग प्रोसीडिंग्स, कंडक्ट करता है, ठीक है ना। ही मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम क्या करता है, ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन करता है फॉर कंडक्टिंग बिजनेस, order and decree in the for conducting business and proceedings in the assembly and proceeding अगर he can क्या करता है, हेड्स ऑन द असेंबली, सस्पेंड द मीटिंग अगर कोरम पूरा नहीं है, ही डज नॉट रोटेट फ्रॉम से बट गिव ए कास्टिंग वोट, ही कैन अलाउ ए सेक्रेट मीटिंग भी अलाउ कर सकता है। ये अपॉइंट्स करता है चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ द कमिटीज ऑफ द असेंबली एंड सुपरवाइजेज द फंक्शन हिमसेल्फ, चेयरमैन 3 कमिटीज का है। द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर अराइजिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है ना। ये सब बहुत सारे इसके क्या है
फंक्शन है। उसी तरह फिर डिप्टी स्पीकर है, सेम उसी तरीके से है कि उसका मेंबरशिप कैसे जा सकता है, इफ़ जस्ट बी मेंबर असेंबली रिजाइन कर दे, रिमूव ऑन रिजोल्यूशन, ठीक है ना, सेम उसी तरह से होता है। फिर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल का भी उसी तरीके से जाएगा, कैसे जाएगा, सेम वही सब वही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह है इसमें। समन कौन करता है, समनिंग जो करते हैं वो कौन करता है, समनिंग गवर्नर फ्रॉम द गवर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ लेजिस्लेचर टू मीट द मैक्सिमम गेट में जो हो सकता है 2 सेशन के बीच में 6 मंथ का हो सकता है, मतलब द गवर्नर समन करता है। उसके बाद एडजॉर्नमेंट कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडजॉर्न द सिटिंग ऑफ हाउस फॉर ए डेफिनिट टाइम विच में बी आवर डे और वीक, ठीक है। एडजॉर्नमेंट साइन जब उसको इंडेफिनिट टाइम के लिए हाउस को एडजॉर्न कर दिया जाता है। प्रोरोगेशन क्या होता है, एडजॉर्न द हाउस फॉर एडजॉर्न द हाउस declare the house adjourned Saturday when the business of the house is completed, ठीक है ना। within the next few days the governor issues a notification for the prorogation of the session। डिजोल्यूशन कब होता है, डिजोल्यूशन जब लेजिस्लेटिव असेंबली is subject to dissolution ends the very life of the existing house and a new house constituted after the general election are held, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके है, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सब ये कवर कर दिया मैंने, उसी में चैप्टर आप देख लीजिएगा। इसके बाद अब देखिए कुछ फैक्चुअल चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट्स वाइज देखोगे तो यूपी में सबसे ज़्यादा 403 हैं। सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लिए भी सीट अगर देखोगे तो 85 हैं आपका यहाँ पे यूपी में। शेड्यूल ट्राइब के लिए एक भी सीट नहीं रिजर्व है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड नंबर आप देख लो, शेड्यूल कास्ट के लिए 85 है लेकिन और अन्य के लिए एक भी नहीं है। उसके बाद से सेकेंड इज़ क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल, सीट नहीं इज़ 294 और 68 है यहाँ पे इसके लिए। सबसे ज़्यादा जो सीट है वो कहाँ पे है शेड्यूल ट्राइब के लिए, वो कहाँ एमपी में है, ठीक है ना। 236 के साथ 35 और ये है 47। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो देता है गवर्नर 202, ठीक है ना। पावर ऑफ द गवर्नर टू इशू ऑर्डिनेंसेस होता है वो 213 के अंदर होता है, ठीक है।